गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड पीवाई क्यू डिस्कस किए थे। जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड पीवाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड करनी है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। होप आपने अब तक के जितने हमारे सेशन हुए हैं उन सबको अटेंड किया होगा। इसके अलावा जैसे आज के जो हमारी क्लास है वो 7th क्लास है पीवाई क्यू पे बेस्ड। हम 2018 से लेकर 23 के पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले 3 मैराथन क्लास भी अवेलेबल हैं इस पे, जो एस्टेट पीजीटी मैथ्स और एचपीएससी पीजीटी मैथ्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें सीक्वेंस सीरीज कवर किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन कवर किया हुआ है और फाइनली सर्कल कवर किया हुआ है। तो आपने ना वो भी विजिट करनी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे जो इससे ना प्रीवियस क्लास थी बेसिकली उसमें ना मैंने पीजीटी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए ना स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। तो वो वीडियो ना आपके लिए भी ना इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब इसका रीज़न सुन लीजिए। उसमें ना अगर आप देखोगे ध्यान से कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं है कि जैसे कोई सिलेबस का पॉइंट बताया हो, वो मैंने उनको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है। मैंने ओवरऑल उनको ना एस्टेट पीजीटी फिजिक्स को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बताई है। अब मैथ के लिए भी वो एग्जैक्टली सेम वैलिड होगी वीडियो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ते हैं, मैथ में भी न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ते हैं, है ना। दोनों का पेपर ना काफ़ी लेंथी होता है, इसलिए आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है कि हम कैसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कैसे हमको अटैम्प्टेशन करनी चाहिए, कितना टाइम हमको जनरल सेक्शन पे लगाना चाहिए और कितना टाइम हमको अपने सब्जेक्ट पे लगाना चाहिए। सिर्फ यही डिस्कशन की हुई है, तो आपने ज़रूर इससे पहले वाली वीडियो देख लेनी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे क्लास। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है आपको। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ आपको कितनी गिवन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी और जो साइड की लेंथ है उसकी वैल्यू आपको ए दे रखी है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू, आपको ना इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है सिंपली। अब देखना जरा, अगर आप ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की बात करते हो, इस वर्टेक्स से अगर आप ना सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, मान लीजिए पॉइंट डी है और ये जो साइड आपकी बनी है ए डी, इसकी वर्टिकल लेंथ को अगर आप ना एच से रिप्रेजेंट करते हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो एरिया का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वो क्या एग्जिस्ट करेगा? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। 1/2 बेस, इस ट्राइंगल के लिए ना बेस की वैल्यू है बी सी से आप रिप्रेजेंट करते हो, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट को अपना ए डी से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। हाइट को आप रिप्रेजेंट करोगे ए डी से। अब इसके बाद देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं हम इसको। स्टिल इज इक्वल टू, अब बेस, बेस क्योंकि ना इसकी एक साइड ही है और ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। अगर आप ना ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ए डी की वैल्यू आपको ना कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल आप कंसीडर कर लो। ए डी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर ए सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस में
डी सी का स्केयर, सॉरी डी सी आएगा यहाँ पे, डी सी का स्केयर स्टिल इज इक्वल टू, तो ये बनेगा ए स्केयर माइनस में ए डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर, यानी कि ए स्केयर डिवाइडेड बाई 4 स्टिल इज इक्वल टू, स्टिल इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब ये वैल्यू आपने ए डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। सो ओवरऑल जो इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि इसकी साइड का स्क्वायर, √3 डिवाइडेड बाई 4 साइड स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये तो वैसे डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो इस फॉर्मूला को ना, कई बार आपको जैसे ना साइड की लेंथ दे रखी हो तो डायरेक्टली आपको ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आपको इंस्टेंटली सॉल्यूशन उसका मिल जाए। नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगर आप ना एल्टीट्यूड की बात करते हो तो सिंपली आपको ना हाइट ही गिवन है यहाँ पे, अगर देखोगे जरा ध्यान से। दोबारा फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी से रिप्रेजेंट करते हो, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये इसको डी पॉइंट पे मीट करता है, और इस एल्टीट्यूड की जो हाइट है, एल्टीट्यूड की हाइट आपको कितनी दे रखी है, √3 सेंटीमीटर आपको दे रखी है एल्टीट्यूड की हाइट। देन व्हाट इट इज पैरामीटर। ध्यान देना, अगर आप यहां पे ना पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, सबसे पहले देखो जरा, ये जो एल्टीट्यूड है और इसकी सभी साइड को स्मॉल ए से अगर आप ना रिप्रेजेंट करते हो, हेयर जो हाइट है, हाइट का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हाइट आपको कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है। अब इसको ना फर्दर सोल्व कर देते हो, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए की 2 सेंटीमीटर। अब आपको ना यहाँ पे ना पैरामीटर पूछ लिया, अब देखना जरा ध्यान से, जब भी आप ना पैरामीटर फाइंड आउट करते हो, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ साइड का मतलब है ए प्लस ए प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरामीटर है इज इक्वल टू, ये बनेगा 3 टाइम्स ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो पैरामीटर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी पैरामीटर की वैल्यू, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस थे हमारे अभी तक के 2 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक जनरल आपको ना ट्रायंगल दे रखी है, ये नहीं पता कि किस शेप की वो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है ना, जो उसकी साइड्स है ना, वो ना पॉजिटिव इंटीजर, ये मेंशन किया हुआ है, जो उसकी साइड्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वर्टिसेस यानी कि ए बी सी आप रिप्रेजेंट करते हो। मान लीजिए ये साइड की लेंथ ए है, ये साइड की लेंथ बी है और ये साइड की लेंथ सी है, जो हम ना जनरली रिप्रेजेंट करते ही हैं ट्रायंगल के केस में। जो ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड की जो लेंथ है उसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हो, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हो। अब आप देखना जरा, हेलो, जो उसकी साइड है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इस बात पे ध्यान देना, तीनों की तीनों साइड की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि ट्राइंगल राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, तो हम ना जनरल जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप ना ट्राइंगल का एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो क्या एरिया एग्जिस्ट करता है अंडर रूट के अंदर, एस। एस स्टैंड फॉर सेमी पैरामीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सेमी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। स्टिल इज इक्वल टू, अब हमको एबीसी की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अच्छा, पैरामीटर की वैल्यू, पैरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है। जो पैरामीटर है ना उसका पैरामीटर आपको दे रखा है 8 यूनिट उसका पैरामीटर दे रखा है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सेमी पैरामीटर को। अगर पैरामीटर की वैल्यू 8 है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ द पैरामीटर यानी कि 4। अब देखना जरा, यहां से क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस ए, 4 माइनस बी, 4 माइनस सी। अब यहां से आपको ना प्रेडिक्ट करना है। पैरामीटर उसका 8, आपको ना ए बी सी की वैल्यू कुछ ऐसे चूज करनी है कि तीनों साइड का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू ना नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड ना करे, कोई भी जो डिफरेंस है वो नेगेटिव वैल्यू ना प्रोवाइड करे। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। स्टिल इज इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, 4 मल्टीप्लाई, मान लीजिए ए साइड को अपना 1 से रिप्रेजेंट करते हो तो 4 माइनस 1 लिख दो। बी साइड को अपना 2 से रिप्रेजेंट करते हो, मान लीजिए 2 लिख दिया। और फाइनली जो आपके पास साइड सी है उसको बताओ शाबाश किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे? कंडीशन क्या होनी चाहिए? तीनों साइड का सम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ना 8 होनी चाहिए आपके पास। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बताओ जरा शाबाश। 2 और 1 ये 3 हो जाएगा तो यहाँ पे ना 5 आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अब यहाँ पे 5 रखते हो ना नेगेटिव वैल्यू बन जाती है। नेगेटिव वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी। इससे बड़ी आप क्या कर सकते हो? अगर एक साइड को ना, अगर इसको 3 कंसीडर करोगे तो ये साइड 4 करनी पड़ेगी, वो 0 बन जाएगी। इससे बेटर है जो सबसे छोटी साइड है ना उसको अपना 2 मान लो। एक साइड को 2 मान लीजिए, दूसरी साइड को मान लीजिए 3। अब ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 2 और 3 5 हो गया। टोटल हमको 8 की रिक्वायरमेंट है और 3 8, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी एक तरीके से। ये सिंपल कहने की बात ये है। अब फर्दर जब आप इसको ना फर्दर सोल्व कर देते हो, देखो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे अंडर रूट 2 आ जाएगा। 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा। और दोबारा 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर मीटर। 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर मीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। है ना इंटरेस्टिंग केस? तो आपको सिर्फ ना ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये देखना है, अंडर रूट के अंदर एक तो नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, दूसरा 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 0 करोगे तो एरिया की वैल्यू ही 0 बन जाएगी ना। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तीनों की तीनों साइड है ना ग्रेटर देन 0 है। पैरामीटर की वैल्यू आपको गिवन थी, उसके बेस पे हमने ये हीरोज फॉर्मूला का यूज किया हुआ है। अब देखना जरा, एक ट्राइंगुलर फील्ड है। अब जो इसकी ना साइड दे रखी है ना, अगर आप वहां से ध्यान से देखोगे जरा, ये आपके पास है ना रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल बनती है। कौन सी फील्ड पॉसिबल बनती है आपके पास? रेक्टेंगुलर फील्ड बनती है। ये है ए बी और ये बन जाएगा सी। ये बनेगा रेक्टेंगुलर 90 डिग्री, ये बनेगा 41 और यहां पे देखोगे जरा ये बनेगा 40 और ये बनेगा 9। सारे के सारे डिस्टेंस ना आपको मीटर के अंदर गिवन है। किसके अंदर? मीटर के अंदर गिवन है। नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बेड ऑन एन एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर ना, जैसे ना मान लीजिए यहां पे ना स्पोर्ट बनानी है कुछ इस तरीके से, फ्लावर बनाने के लिए क्या बनानी है? नंबर ऑफ रोज बेड्स, रोज के फ्लावर के लिए ना स्पोर्ट बनानी है। और एक स्पोर्ट ना कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगी? 900 सेंटीमीटर एरिया ऑक्यूपाई करेगी। अब देखना जरा, एरिया ऑफ, इफ ऑन एन एवरेज, इफ ईच रोज बेड, एरिया ऑफ ईच रोज बेड, एक रोज बेड का एरिया कितना दे रखा आपको? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन आपको। हम ऐसा करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ना इसके एरिया को ही सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस कर लेंगे। अब देखना जरा, द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। अब देखो सिंपल है वैसे तो ये, लेट नंबर ऑफ रोज बेड्स, कितने रोज बेड्स हम कंसीडर करते हैं? मान लीजिए कैपिटल एन है। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ ईच रोज बेड, एक रोज बेड का जितना एरिया, उससे अपना टोटल ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। होप आपको ये समझ में आया होगा। नंबर ऑफ रोज बेड्स कितने आपको ना बनाने हैं यहां पे, ये उसका फॉर्मूला बनता है। अब हमारा टारगेट है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल के एरिया को ना, एबीसी ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए, उसको अपना कैपिटल ए से एक्सप्रेस कर देते हो। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, बताना शाबाश, बताना शाबाश। ये बनेगा हाफ ऑफ बेस और इनटू में क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, बेस की वैल्यू 9 है और हाइट की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 40 है। तो जो एरिया बन जाएगा ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा 0, और ये बनेगा 180, और ये बनेगा आपके पास स्क्वायर मीटर। अब इसको अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस कर लो। 1 मीटर के अंदर ना 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये टोटल एरिया जो आपके पास आएगा ये कितना आ जाएगा, 18। बस आपके पास सिंपली ये 10 की पावर 2 स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 और 1 ऑलरेडी है, तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमने ना नंबर ऑफ रोड्स बेड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको क्या करना था, जो ट्रायंगल का एरिया है उसको ना रोज बेड्स के एरिया से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, वो आपको कितने दे रखा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ क्योंकि ये नीचे 100 और ऊपर है 1 लाख, तो ये 1000 बच जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज बेड्स जितने बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, 2000 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रहा 2000, फर्स्ट ऑप्शन ही है जो हमको ऑप्शन गिवन है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल है, एरिया की रेशियो लेनी थी, टोटल एरिया और एक रोज बेड का एरिया, तो नंबर ऑफ रोज बेड्स आ जाएंगे सिंपली। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के लिए आपको ना एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। एक ट्रायंगल के लिए आपको क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए वो एक्सटीरियर एंगल है यहां पे आपको गिवन है, वो एंगल कितना है 108 डिग्री, एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इन द रेशो। और यहां पे जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है ना उनकी रेशो आपको दे रखी है। मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल है सी यहां पे। अब देखना जरा, जो एंगल ए है इसकी रेशो एंगल बी से दे रखी है, कितनी रेशो दे रखी है आपको, 4:5 दे रखी है। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, आपको तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपल यहां पे। अब एक ना कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब देखना जरा, जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू क्या है 108 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 4:5 दे रखा है। आप इसको ऐसे मान लो ना, लेट जो एंगल ए है उसको अपना कंसीडर कर लो 4x, और उसके बाद एंगल बी को आप कंसीडर कर लोगे 5x। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगा दो तो ये लगेगा, ऐड कर दो तो ये बनेगा आपके पास 9x। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू आपके पास। एंगल ऑफ द ट्रायंगल सर, तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 4 टाइम्स x यानी कि 48 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो वो रहेगा 5 टाइम्स x यानी कि 60 डिग्री।
और फाइनली जब आप ना एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एंगल सी के लिए आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से एंगल ए और एंगल बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सिंपली 180 डिग्री। 48 और 60, 108 सब्ट्रैक्ट करते हो 72 आ जाएगा जो थर्ड एंगल है। तो ये बनेगा 48, 60 और 72, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, 48, 60 एंड फाइनली 72। ऐड करते हो 180 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद पार्ट मैंने वहां पे सोल्व कर दिया, देख लेना आप। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको ना ट्रिग्नोमेट्री की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे 10th क्लास में क्वेश्चन थे ना, सिंपली कि अगर आपको ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखो तो वर्टिकल टावर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हो, ट्री की हाइट फाइंड आउट की जा सकती है। और अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर नदी के दूसरे पार खड़ा हुआ है, ट्री की हाइट का उसको अंदाजा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पता है, तो रिवर की डेप्थ भी फाइंड आउट, सॉरी डेप्थ बोल रहा हूं मैं, उसकी क्या बोलते हैं, विड्थ, रिवर की विड्थ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। हर टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर मोस्टली, है ना, हर टाइप हमारी कवर हो जाएगी। अब देखना जरा, एक बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, इसमें काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये देखना जरा। बिल्डिंग की हाइट है, ये बिल्डिंग की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 60 मीटर हाइट दे रखी है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन इफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व्ड। एक दूसरा, द हाइट ऑफ द टावर इज, एक दूसरा टावर है जिसका ना आपने टॉप, मान लीजिए यहां पे वो टावर है, यहां पे क्या है, वो दूसरा टावर है, ये दूसरा टावर है, और ये क्या है, ये बिल्डिंग है यहां पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी। अगर टॉप के, इसके ना टॉप को ऑब्जर्व करते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके लिए कितना बनता है, यहां पे ये तो बनता है 30 डिग्री। और जब इसके ना बॉटम को ऑब्जर्व करते हो तो ये वाला एंगल कितना बनता है, ये वाला, यही एंगल तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बेसिकली जिस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बॉटम फेस को देखने के लिए जो आई साइट है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि डाउनवर्ड कितने एंगल का फॉर्मेशन होएगा, जैसे आई साइट होती है हॉरिजॉन्टली, और एंगल ऑफ जो ये दे रखा है, एंगल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं बताना, शाबाश, एक मिनट। if the top and bottom of a tower are observed to be, the angles of depression if the top and bottom of a tower are observed to be। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे जरा, यहां से तो हमने एंगल बना दिया ठीक। अब ये जो 30 डिग्री का एंगल है ना, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए इस टावर की हाइट को आपने h कंसीडर कर लिया, है ना, क्या मान लिया, टावर की हाइट को h कंसीडर कर लिया, और हम मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको आपने x से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि ये जो 60 डिग्री का एंगल है ना, from the top of a building of 60 meter high, the angle of depression if the top and bottom of a tower are to be observed, top and bottom of a tower are to be observed। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकना। जब उसके बॉटम को ऑब्जर्व करते हो ना, डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। टॉप एंड बॉटम, बॉटम को ऑब्जर्व करोगे तब एंगल बनेगा 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल। अब क्योंकि इस टावर की हाइट हमने इससे ज्यादा कंसीडर कर रखी है, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, और यहां पे जो एंगल ऑफ, ये देखना जरा, जो ये सेकंड एंगल बनेगा ना, ये ऐसे नहीं बनाना, ये आपको ना यहां से इसके रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा, यहां पे है ये दूसरे वाला एंगल, और ये एंगल कितना बनेगा, सिंपली
30 डिग्री। अब डायग्राम कंप्लीट हुआ है। 1 मिनट, इसको ना थोड़ा और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरा टावर है, ऐसे बना लो ना थोड़ा सा। अब ये देखना जरा, मान लीजिए ये इसकी जो टोटल हाइट है इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वाला टावर कितना, इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 60 मीटर। इफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी, अब टॉप का एंगल तो कितना बनता है, 30 डिग्री का, और अगर अपना बॉटम के एंगल की बात करते हो, बॉटम का एंगल तो इस तरीके से मेजर करना पड़ेगा, लेकिन वो मेजर यहीं से होएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ना आई साइड कितना ना डाउनवर्ड देख पाएगी। इस तरीके से आपको ना कंसीडर करना है। अब मान लीजिए इसको अपना ए बी सी डी और ई से रिप्रेजेंट कर देते हो। राइट एंगल ट्राइंगल तो बनती है यहां पे देखा जाए तो। अब आपको ना हाइट की वैल्यू, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर कर लोगे आप, यहां पे ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर कीजिए। अब ये आपको ना हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं पता देखा जाए तो, ये भी हमारे लिए अननोन है, लेकिन हमको ये पता चला अगर ये 60 है तो ये वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। और अगर इस वर्टिकल यहां पे अगर इस हाइट को आप ना मान लीजिए H1 का नाम दे देते हो, और ये सेगमेंट बन जाएगा 60 मीटर, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये x मान लो आप यहां पे। अब देखना जरा, अब यहां पे आप लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दीजिए, H1 डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, टेंजेंट 30 डिग्री बन जाएगी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई √3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये वाली H1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो ये आएगी x डिवाइडेड बाई √3। x हमारे लिए अभी भी अननोन है देखा जाए तो। अब देखना जरा सेकेंडली, नाउ अब दोबारा कौन सी ट्राइंगल पॉसिबल है एंगल के हिसाब से, अगर आप ना ये एंगल कंसीडर करते हो ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बताना शाबाश, ये ना 60 बन जाएगा। नाउ अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, सी डी ई, सी डी ई ट्राइंगल में अगर आप कंसीडर करते हो ना, सी डी ई ट्राइंगल में अगर आप ना बेस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता ही है, 60 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके पास है टेंजेंट 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बताना शाबाश, बताना शाबाश, एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या बनेगी, √3। √3 तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 60 डिवाइडेड बाई √3, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखना जरा, हम हमारा टारगेट है एक्स H1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर आपको H1 पता चल गया ना तो टोटल हाइट के लिए 60 में ना H1 की वैल्यू को आप ऐड कर दोगे। नाउ एक्स की ये वैल्यू ना वहां पे यूज करेंगे, H1 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू में क्या है लिखा हुआ एक्स, और एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, बताओ शाबाश,
60 और ये बनेगा 60 डिवाइडेड बाय √3, तो 60/3 यानी कि 20, कितना बनेगा 20, और ये मीटर के अंदर आएगा। h1 की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी, 60 में 20 ऐड करोगे 80 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर में आंसर होएगा, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर होएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे यूनिट आप चेंज कर लेना, सेंटीमीटर। तो हमको ना ये हाइट हमने फाइंड आउट कर ली h1, ये हमको ऑलरेडी पता थी। ये कितनी आई है हमारे पास 20, ये 60 थी, तो टोटल करोगे 80 आ जाएगा, क्योंकि इस टावर के रिस्पेक्ट में इस टावर की हाइट ज्यादा ही है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड। हाँ ये तो मैं करवा देता हूं क्वेश्चन आपको ना, इसके बाद वाला आप ट्राई कर भी सकते हो। देखना जरा, कुछ इस तरीके का सिनारियो आपको गिवन है। ए, बी, सी और डी है ना। Shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 centimeter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। हम ना किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ना टावर है या यहाँ पे एक ना ट्री है, जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे ना तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, हमारी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी हमको उसको देखने के लिए। तो ये अंडरस्टूड है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इन्होंने क्या कहा है देखना जरा ध्यान से, ये जो गैप है ना, ये गैप कितना दे रखा आपको 40 मीटर दे रखा है, और ये वाला गैप आप मान लीजिए x मीटर है। कुछ कुछ डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। देन हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट को h का नाम दे दोगे, टावर की हाइट को अपना स्मॉल h का नाम दे दोगे सिंपली। अब देखना जरा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी ट्राइंगल में अगर आप कंसीडर करते हो, ये तो आपको पता चल ही होगा 40 मीटर लॉन्गर है, ये वाला गैप हॉरिजॉन्टल गैप दे रखा है कि इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में जो हॉरिजॉन्टल गैप है उसका डिफरेंस आपको दे रखा है 40 मीटर का। कितना दे रखा आपको 40 मीटर का। एबीसी ट्राइंगल में देखना जरा, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, बेस की वैल्यू को x मान लो, वो तो हमने कंसीडर करी रखी है, ये बनेगा टेंजेंट 60। कितना बनेगा टेंजेंट 60, उसकी वैल्यू होती है √3। इसका मतलब क्या हुआ, जो h की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी √3 मल्टीप्लाई विद x, इक्वेशन 1 मान लो। अब देखना जरा, इन ट्राइंगल ए बी और डी, ए बी और डी ट्राइंगल जब आप कंसीडर करते हो, ए बी डी ट्राइंगल में भी ना सेम कंसेप्ट लगा दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार बेस क्या हो जाएगा टोटल लेंथ x + 40, ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको टेंजेंट 30 की, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ऑफ एंगल के इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय √3। इसका मतलब क्या हुआ, h की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ जाएगी बताना, शाबाश। ये वैल्यू आएगी आपके पास x + 40 डिवाइडेड बाय √3। अब देखना जरा, इसके बाद में ना यहां पे सोल्व कर रहा हूं, इसको यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं इसके बाद इसको ना, ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपना इक्वेट कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, √3x, √3x किसके इक्वल बन जाएगा x + 40 डिवाइडेड बाय √3 के। इसका मतलब है √3 ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू x + 40। इसका मतलब है x की वैल्यू 2x 40 आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। अच्छा ये तो हमारे पास ना x की वैल्यू आई है, अच्छा एक मिनट, हाइट नहीं आई ना अभी। अब देखना जरा, x की वैल्यू को ना इक्वेशन 1 में यूज करो, इक्वेशन 1 से ना x की वैल्यू को जब आप यूज करते हो, √3 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 20 मीटर से कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 √3 मीटर।
ये आपके पास है ना टावर की हाइट की वैल्यू आ जाएगी 20√3, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस स्टेप के बाद मैंने फिर ना यहां पे लिखा है फाइनली, इस बात का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज, ये कर लोगे ट्राई, इसका आंसर आपने ना कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अभी हमने 2 क्वेश्चन किया, उन पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहने वाला है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है, सेपरेटेड डिस्टेंस हो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम बनाऊं क्या इसका? मैं डायग्राम में बना देता हूं इसका, आप इसको ना ट्राई करके देख सकते हो। ऑन द ग्राउंड ऑन द टावर आर सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ 100 आर रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री। अच्छा नहीं, यहां पे तो 60 डिग्री आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये आएगा 45 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ। इन दोनों का मान लीजिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, देखो ये जरा, ये पॉइंट बी है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो सी डी पाथ लेंथ है ना, सी डी पाथ लेंथ की वैल्यू कितनी है? 100 और ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर है। टावर की हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए इस हाइट को आप एच से रिप्रेजेंट करते हो, एच की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। मैं आपके ना कमेंट का वेट करूंगा, आंसर का वेट करूंगा मैं आपके कमेंट सेक्शन में, है ना। आपने ये सोल्व करके ना इसका आंसर बताना है, क्या आंसर आएगा इसका। होप आपको ये डायग्राम तो समझ में आ ही गया होगा, बस आपने इसको सोल्व करके बताना है। नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल ABC आपके पास। क्या ट्राइंगल गिवन है? ABC, ABC। इस ट्राइंगल की जो मीडियन है, मीडियन का क्या मतलब है? जो ओपोजिट को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दे। AD, BE और फाइनली जब आप लिखोगे CF, ये बनेगा CF। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है G पे, वैसे भी मीडियन कहां पे इंटरसेक्ट करती है बताना, शाबाश। सेंट्रोइड पे तो इंटरसेक्ट करती है, सेंट्रोइड को आप G से ही एक्सप्रेस कर देते हो। अब देखना जरा, जो ट्राइंगल ABCD का एरिया है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, बताना शाबाश कितना एरिया दे रखा आपको? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आपको ना BGC ट्राइंगल का एरिया बताना है, यानी कि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला क्वेश्चन है। इस ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है टोटल, ये जो टोटल एरिया बनेगा, ये टोटल एरिया आपको बताना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल BGC इज इक्वल टू, अच्छा अब देखना जरा, जो ट्राइंगल का एरिया है ना BGC, ये किसका डबल हो जाएगा? डबल ऑफ द एरिया ट्राइंगल BDG, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ द एरिया GDC, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब जो ये सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड से रिस्पेक्ट में ना कितनी ट्राइंगल बनती हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये ना जो 6 ट्राइंगल बनती हैं, इन 6 ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? टोटल ट्राइंगल के एरिया का 1/6। सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल को 6 इक्वल ट्राइंगल में बांट देता है बराबर एरिया की। यानी कि अगर आपको ना BDG का एरिया की रिक्वायरमेंट हो, तो इस एरिया को आप क्या लिखोगे? 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल, ऐसा लिख सकते हो। तो ये बनेगा 2/6 इंटू में, अब ट्राइंगल का एरिया आपको कितना दे रखा है? 27 इज इक्वल टू, ये बनेगा 2/3, 27/3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। 27 का 6 करोगे और उसका फिर डबल करना पड़ेगा, क्यों? इस ट्राइंगल के एरिया के लिए ना इन 2 सेगमेंट का एरिया आपको ना ऐड करना पड़ेगा, तो डबल बन जाएगा ऑब्वियसली। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज
अब ये देखना जरा, ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्राइंगल दे रखी है आपको ए बी सी, क्या दे रखी है, ए बी और सी ट्राइंगल दे रखी है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अच्छा एक मिनट रुको, जो ए डी है ना वो मीडियन है, यानी कि वही जो इससे पहले हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पे कौन सा पॉइंट आएगा, डी पॉइंट आएगा। ए एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब ए डी का मिड पॉइंट देखना जरा, यहां पे जो मिड पॉइंट है ना उस मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है ई से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मिड पॉइंट ना सेंट्रोइड हो सकता है? नहीं, ये सेंट्रोइड नहीं होएगा, क्योंकि सेंट्रोइड ना 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर को। बी ई प्रोड्यूस मीट ए सी एट बी एफ। इन्होंने बोल दिया अगर बी को आप ना ई से कनेक्ट करते हो और उसको ना फर्दर प्रोड्यूस कर देते हो, ये पॉइंट ई है ना, बी को अगर आप ई से कनेक्ट कर देते हो, उसको ना फर्दर प्रोड्यूस कर देते हो, तो ए सी को कहां पे मिलता है, वो एफ पॉइंट पे मिलेगा जाके। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए सी को एफ पॉइंट पे मिलेगा। तब आपको ना ए एफ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको ना ए से लेके एफ, ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए एफ की ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ई इन्होंने क्या कहा है, ई क्या है, मिड पॉइंट है एक तरीके से उस परपेंडिकुलर का। अब देखना जरा ध्यान से, अगर हम क्या करें यहां से, AD इज द मीडियन थ्रू ए एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है, AD का मिड पॉइंट है, और BE क्या है, प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट BF, देन AF इक्वल्स टू, AF की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो F है ना वो इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट तो ऑब्वियसली नहीं है। मान लीजिए यहां पे इसका ना मिड पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो, इस सेगमेंट का ना अगर आप ना मिड पॉइंट यहां पे कंसीडर करते हो और उसको भी अगर आप ना बी से ज्वाइन कर दो, इस मिड पॉइंट को ना बी से ज्वाइन कर दो, मान लीजिए ये मिड पॉइंट एम है, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन आप क्या लिख सकते हो यहां से, जो ए एम है उसकी वैल्यू एम सी के इक्वल बन जाएगी। ए एम की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, एम सी के इक्वल बन जाएगी। अब ए एम की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस एफ एम इज इक्वल टू ए सी, ये बन जाएगा आपके पास। ए एफ प्लस एफ एम इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ एम, क्योंकि ए एम एम सी के इक्वल था ना। अच्छा यहां पे एम सी आएगा, यह जाएगा एम सी। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और फर्दर आप क्या लिख सकते हो इसको, एमसी को फर्दर आप क्या लिख सकते हो बताओ, शाबाश। आप इसको ना एसी का क्या लिख पाओगे, हाफ लिख पाओगे। क्या बन जाएगा, ये एसी का हाफ बन जाएगा। जब आप ना मिड पॉइंट पे एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे जब आप ड्रॉ करते हो, तब आप ना बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो जरा, जो यहां पे ये सेगमेंट है ना एफ एम, अगर आप ना एफ एम की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो,
आपको ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओवरऑल तो। जब एम इसका ना मिड पॉइंट रहेगा और वो क्या है, जो ई है, ई उसका ना, इसका भी तो मिड पॉइंट है। अब देखना जरा, अगर आप ना ये ट्राइंगल कंसीडर करते हो, जैसे ए डी और सी ट्राइंगल जब आप ना कंसीडर करते हो, आप ना इन दोनों के ना मिड पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दो, जैसे ई एम को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। इन ट्राइंगल, अब देखना जरा कौन कौन सी आप ना ट्राइंगल कंसीडर करने वाले हो यहाँ पे। ए डी सी ट्राइंगल पे आओ पहले तो। ए डी सी ट्राइंगल में जब आप देखते हो, जो क्या है, ई क्या है, ई क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है, और एम क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। जो आपके पास से ई एम आ जाएगा ना, ई एम, ई एम एक तो ना क्या आ जाएगा, एडीसी ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दीजिए आप यहां पे। जब आप यहां पे ना मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हो, देखना जरा ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग केस है ये। जो ई एम है ना, ई एम किसके पैरेलल बन जाएगा, वो डी सी के पैरेलल बन जाएगा। और अगर आप ना लेंथ में कंसीडर करोगे ई एम को, वो क्या बनेगा, डी सी का हाफ बन जाएगा। डी सी का क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा वो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ई एम क्या बन जाएगा, डीसी का हाफ बन जाएगा। अब दूसरी कौन सी ट्राइंगल आप कंसीडर करोगे, जब नहीं है ना ये मिड पॉइंट बन जाएगा, एक तो ना जो ई एम है वो डीसी के पैरेलल है। अब ई एम का कंसेप्ट कहीं पे आया हमारे पास, ई एम तो अभी हमारे पास कहीं पे आया नहीं। दूसरी ट्राइंगल देखना जरा, दूसरी ट्राइंगल आप ये कंसीडर करो, अगर बी एफ सी, बी एफ सी ट्राइंगल जब आप कंसीडर करते हो, इसमें एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और ई बी एम सी, या हम ऐसा करते हैं, बी एफ सी, बी एफ सी अगर आप कंसीडर करते हो ना, अब ये इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट तो नहीं है खैर। ओवरऑल जो इसमें आपका जो आंसर बनेगा ना, वो आंसर बनेगा, ये जो ए एफ डिस्टेंस आएगा, वो क्या आएगा, इस साइड का ना 1/3 पार्ट आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो ए एफ डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ना हमारे पास जैसे ये जो एफ एम आएगा ना, ये ए सी डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ हमने। अब देखना जरा, ए एफ प्लस एफ एम प्लस एम सी इज इक्वल टू ए सी। नाउ अगर आप कंसीडर करते हो, जो ए एफ है, ए एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, एफ एम के इक्वल आएगी, और ये वैल्यू आपके पास एम सी के इक्वल आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको ना ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो ए एफ की वैल्यू यानी कि थ्राइस ऑफ ए एफ, ये कंडीशन आप ना यहाँ पे यूज कर लो, 3 टाइम्स ए एफ ए सी के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है जो ए एफ की वैल्यू आएगी आपके पास, वो क्या रहेगी, ए सी का 1/3 रहने वाली है वो। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, अब ये देखना जरा क्वेश्चन, पी और क्या हूं ना,
देखो जरा, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। पी और क्यू ना दो पॉइंट दे रखे हैं, पी पॉइंट है ए बी पे और क्यू पॉइंट है ए सी पे। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट है क्यू। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इन्होंने दे रखा है, अगर ए से लेके पी की बात करें, ये तो है 3 सेंटीमीटर के अंदर। पी से लेके बी की बात करते हो अगर आप, ये है 6। उसके बाद है ए से लेके क्यू की अगर आप बात करते हो, ए से क्यू आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और क्यू से लेके सी आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देन अब आपको ना बी सी यानी कि जो इसका बेस है और पी क्यू, इन सेगमेंट के बीच का वो बताना है, इनके बीच में ना क्या रिलेशन होल्ड करेगा। और ध्यान रखना पी और क्यू मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट होते तो सिंपली जो बी सी होता ना वो पी क्यू का ना डबल आ जाता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाता। अब क्योंकि वो मिड पॉइंट नहीं है, ये देखना जरा, ये जैसे ना 1:2 के फॉर्म में इसको डिवाइड कर रहा है, 1:2 की फॉर्म में। अब देखना जरा ध्यान से, एज अगर आप ना एपी की रेशो कंसीडर करते हो, एपी की रेशो लिखते हो पीबी के साथ, और एपी की रेशो पी के साथ लिखो, ये बनेगी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। एंड और अगर आप यहां पे कंसीडर करते हो, अब ये देखना जरा, ए क्यू की रेशो अपना क्यू सी से कंसीडर करते हो, यानी कि 5/10 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, एपी डिवाइडेड बाय पीबी इज इक्वल टू, आप इसको ना एपी डिवाइडेड बाय एबी भी लिख सकते हो। हम ऐसा करते हैं, इसको ना एपी डिवाइडेड बाय एबी का रेशो लिखते हैं, ये बनेगा 3/9 इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद है ए क्यू डिवाइडेड बाय ए सी, तो ये बनेगा 5/15 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, एपी डिवाइडेड बाय एपी का रेशो है एबी के साथ इज इक्वल टू, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ए क्यू डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये क्या बनेगा, साइड साइड सिमिलर। सो अकॉर्डिंग टू साइड साइड सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल ए पी क्यू है वो किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी के। किसके सिमिलर हो जाएगी, ए बी सी के। देखना जरा ध्यान से, ए पी क्यू किसके सिमिलर हो जाएगी, ए बी सी के। अब उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम ये देखते हैं, हमको ना पी क्यू और बी सी का रेशो फाइंड आउट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू similar triangle we can now in similar triangle we can compare the third side also, that is अगर आप ना थर्ड साइड की बात करते हो तो थर्ड साइड क्या बनेगी, ए पी क्यू में पी क्यू बनेगी और ए बी सी में बी सी बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू डिवाइडेड बाय बी सी ये किसके इक्वल बनेगी, किसी भी साइड के इक्वल रख दो, ए पी डिवाइडेड बाय ए बी रख दो, ए पी डिवाइडेड बाय ए बी। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और ए पी डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू कितनी आपके पास, देखना जरा, 3/, ए बनेगा 3/9। इसका मतलब क्या हुआ, जो पी क्या हुआ ना, पी क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बताना शाबाश, बीसी की वैल्यू पी क्यू के कंपैरिजन में कितनी आएगी, 3 टाइम्स आ जाएगी। बीसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी क्यू। हमने इस अकॉर्डिंग रेशो कंसीडर किया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बताना शाबाश कैसे लिख सकते हो, पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू, वो पी क्या हुआ ना तो वो बनेगा ए क्यू डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू
5 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, देखना जरा ध्यान से, BC की वैल्यू क्या रहेगी, 3 टाइम्स P क्या रहेगी, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट हमने यहां पे ना यूज किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो DEF ट्राइंगल है ना वो ABC के मिड पॉइंट से बना है, उसके बाद PQR ट्राइंगल है वो दोबारा फिर DEF के मिड पॉइंट से बना है। अब फाइनली आपको जो सबसे छोटी ट्राइंगल बनी है उसकी साइड का रेशियो दे रखा है 4, 2 और 3, उसकी साइड की लेंथ दे रखी है। ABC का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। देखना जरा, कुछ ऐसा सिनारियो आपको गिवन है। ये ट्राइंगल आपके पास ABC। अब इसके अंदर आपने ट्राइंगल बनानी है। ये बनेगी DEF, उसके बाद मिड पॉइंट को कनेक्ट करके, मतलब ये बात ध्यान रखनी है आपने। उसके बाद बनेगी PQR। फाइनली ये ट्राइंगल आपके पास बनती है, ये क्या बनती है, PQR। नाउ PQ इज इक्वल टू, ये दे रखा 4, 2, 3, 4, 2, 3, देन अब क्योंकि ना ABC ट्राइंगल के मिड पॉइंट से DEF ट्राइंगल बनी है, उसके मिड पॉइंट से PQR बनी है, तो उसी रेशियो में इनकी ना साइड डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर आप कंसीडर करो, जैसे जो DEF ट्राइंगल है उसकी साइड क्या हो जाएंगी, ABC ट्राइंगल की एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगी, और फर्दर PQR की जो साइड हो जाएंगी वो DEF ट्राइंगल की एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगी। देन अब जो DEF ट्राइंगल उसकी साइड PQR की डबल हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, अगर PQ की वैल्यू आपके पास क्या है बताओ, शाबाश, तो उसी रेशियो में लिखना आपको DE। PQ के पैरेलल साइड क्या है, DE। D की वैल्यू बनेगी 4 यूनिट। उसके बाद QR के पैरेलल है EF की वैल्यू बनेगी आपके पास 4, और फाइनल ये लिखा हुआ PR के पैरेलल है DF बनेगी 6। हेंस अब इसी रेशो में ना फाइनल ABC पे आओ। अब जरा DE के पैरेलल कौन सी है, DE के पैरेलल बनेगी AB की वैल्यू क्या बनेगी, DE का डबल यानी कि 16। EF के पैरेलल क्या है, BC बनेगी 8 यूनिट, और फाइनली DF के पैरेलल कौन सी है, DF के पैरेलल है AC, तो AC आपके पास बनेगी 12 यूनिट। अब आपको ना ABC का ना पैरामीटर फाइंड आउट करना है। What is the parameter of triangle ABC? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, वो आपके पास क्या बनेगा बताना, शाबाश। AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू, अब AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, 16, 8 और 12, ये बनेगी 16 प्लस 8 प्लस 12 बराबर, बताना शाबाश, फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, ये बनेगा 20 और ये बनेगा 36 यूनिट्स आ जाएगा, 36 यूनिट्स आ जाएगा। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, तो 36 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 का डबल 16, 2 का 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये बनेगा 20 और 16 36। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखना जरा, सर्कल का क्वेश्चन आ गया। अगर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है, इसका सर्कमफेरेंस कितना बन जाएगा 2πr इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड b। अब आपको एक ना स्क्वायर दे रखा है, ये आपके पास गिवन स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो b है। पैरामीटर, इस स्क्वायर का पैरामीटर क्या बनेगा 4 टाइम्स b, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको ना ये दोनों चीजें क्या दे दी, आपस में ना इक्वल दे दी। अब देखो जरा, आप ना क्या करोगे, यहां से
सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब आप ना रेडियस और उसकी साइड में रिलेशन फाइंड आउट कर लो, तो सिंपली ये बनेगा 4b डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाई पाई। ये ना सर्कल की रेडियस और स्क्वायर की साइड के बीच में ना रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। अब देखना जरा, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया समान होएगा। अगर आप ना सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हो, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया क्या बनता है, पाई इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। आर की वैल्यू ना उसकी साइड की टर्म्स में पुट कर दो। अच्छा एक मिनट रुको, यहां पे आएगा पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2b डिवाइडेड बाय पाई, इसका आपने कर देना स्क्वायर, तो ये आपके पास बनेगा 4b स्क्वायर। और 4b स्क्वायर इन्होंने बोल रखा है स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, b स्क्वायर होता है, तो ये तो इक्वल नहीं आया, स्क्वायर की साइड b है ना उसका एरिया, तो पहला ऑप्शन तो है गलत, और बल्कि ये ना इससे ज्यादा है, देखा जाए तो ना सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ज्यादा है या कम है, तो ये सेकंड ऑप्शन ट्रू आएगा। जो 4b स्क्वायर है ना वो ग्रेटर देन क्या है, b स्क्वायर है, तो जो सर्कल का एरिया रहेगा स्क्वायर के एरिया का कितना रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा, लेस देन वाला भी गलत है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखते हैं, एक रेक्टेंगल का पैरामीटर है जिसका एरिया ना और जो साइड है उसकी रेशो आपको दे रखी है। ये आप अगर पैरामीटर कंसीडर करते हो, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिया हुआ ना ABCD, क्योंकि 4:9 है, इसकी लेंथ को 9 होना पड़ेगा और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको 4 होना पड़ेगा। पैरामीटर दे रखा आपको, सबसे पहले पैरामीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पैरामीटर तो आपको फाइंड आउट करना है। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दे रखा है 144, लेंथ और इसका रेशो 9 4, तो ये बनेगा 9x मल्टीप्लाई 4x। हम यहां से सिंपली ना x को इवेल्युएट कर लेंगे सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 144 डिवाइडेड बाई 36, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखना जरा ध्यान से, 4 आ जाएगी, इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशो आएगा ना, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो कितना आएगा, 9x रेशो 4x, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आपके पास। अब फाइनली जब आप ना पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो पैरामीटर क्या होता है, सिंपली ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो है 18 और 8, तो ये बनेगा 18 प्लस 8 इज इक्वल टू, 18 में 8 ऐड करोगे 26 आएगा, उसका डबल करोगे 52 आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। कितना जाएगा, 52 आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे देखो जरा, जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है ना उनका सेम बेस है और सेम एरिया है। एक ही ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ये तो बन जाएगी ट्राइंगल। और जो ट्राइंगल का बेस है वो क्या होता है, द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। तो मान लीजिए पैरेललोग्राम को कुछ ना फर्दर ऐसे आप डिजाइन करते हो, ट्राइंगल है ABC और ये ना BCD और E, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर, मान लीजिए 26, 28 और ये बनेगा 30 सेंटीमीटर, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। और पैरेललोग्राम किस बेस पे बना हुआ है, जो ट्राइंगल की साइड ना 28 सेंटीमीटर है उस पे पैरेललोग्राम डिजाइन किया हुआ है, इस साइड पे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज, अब पैरेललोग्राम की जब आप ना हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो ना, हाइट की वैल्यू ना ये होती है पैरेललोग्राम की हाइट, ये क्या होती है पैरेललोग्राम की हाइट, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ये वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा, अब देखना जरा,
जो ट्राइंगल का एरिया ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जो एरिया बी सी डी ई का जो एरिया, इस एरिया को ना पैरेललोग्राम के एरिया से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एरिया आपस में इक्वल है। जब आपको ना ट्राइंगल की साइड दे रखी हो और साइड के से आपको ना ये प्रेडिक्ट ना कर पाओ कि उसका एरिया वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या फिर राइट एंगल है, अब आपको ना वही सेमी पैरामीटर वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा यहां पे। सेमी पैरामीटर नाउ मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, सेमी पैरामीटर फॉर दिस ट्राइंगल, ये क्या बन जाएगा बताना शाबाश। ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और डिवाइड में आपने करना है 2। इसका मतलब है सेमी पैरामीटर कितना जाएगा 26, 28 और ये बनेगा 30, इसको कर दो 2 से डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ सेमी पैरामीटर कितना आएगा, अगर आप इनको ना ऐड कर देते हो 4 और 4 ये बन जाएगा, 4 और 4 कितना बन जाएगा बताना शाबाश 8 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 सेमी पैरामीटर बन जाएगा 42 सेंटीमीटर के अंदर आप इसको लिख सकते हो। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, अब सिंपल इक्वेशन नंबर 1 नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ट्राइंगल का एरिया जब आप कंसीडर करते हो तो क्या सेमी पैरामीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, पैरेललोग्राम का एरिया ये बनेगा हाफ ऑफ, बताना शाबाश, बताना शाबाश, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट जो आपको प्रेडिक्ट करनी है, फाइंड आउट करनी है। सेमी पैरामीटर की वैल्यू 42, 26, 28 और 30, ये बनेगा 42 और ये बनेगा 26 घटा दो 28 घटा दो 30 घटा दोगे 1/2 बेस। अब पैरेललोग्राम का बेस वो वाला कंसीडर कर लो जो कॉमन साइड है, ये बनेगा 28 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, ये 28 है और ये बनेगा h स्टिल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखना जरा क्या बचता है, 42 को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास 16, यहां पे वैल्यू कितनी बच जाएगी 14, यहां पे कितनी बच जाएगी 12 इज इक्वल टू राइट साइड में देखो जरा 28 का हाफ कर दोगे 14h स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर अगर आप इसको ना सोल्व करना चाहते हो 16 बाहर आ जाएगा 4, 42 में से 2 और 4 में से 2 भी बाहर आ जाएगा, 12 में से 3 के 12 वो 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे कितना बच जाएगा 21, 16 ऑलरेडी बाहर आ चुका, यहां पे बच जाएगा 7, यहां पे 4 बाहर आ चुका, यहां पे बच जाएगा 3 इज इक्वल टू, और राइट साइड में आपके पास कितना बच जाएगा 14h, क्या बच जाएगा 14h। इसका मतलब क्या हुआ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 उधर में डिवाइड में चला जाएगा, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 डिवाइडेड बाय 14 और अंडर रूट के अंदर देखो जरा कोई पॉसिबिलिटी बनती है 21 को अपना 7 3 जा ये भी, तो ये सिंपल 21 का ना स्क्वायर बन गया अंदर दो। इसका मतलब क्या हुआ हाइट की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई विद 21, 7 2 जा 7 3 जा 8, 8 3 जा 24, 24 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, 24 है। देन हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज, आया तो नहीं भाई क्या करें अब, 4 2 जा 8 2 जा 16 था यहाँ पे, ओ तेरी, अच्छा 16 डिवाइड में और 7 3 जा 21 था, हमने वहां से क्या किया था 42 को हमने 21 लिखा, 16 का ना 4 बाहर निकाल लिया, 42 और 14 में से 2 बाहर निकाल लिया, 7 वहां बच गया, 21 वहां बच गया, 12 और 12 का हमने 3 4 जा लिखा था, 2 उसका बाहर आ गया, 2 यहां से 2 यहां से लिखा तो हमने खैर ठीक हुआ है, जैसे ना 21 तो हमने यहां से लिखा हुआ है, 7 हमने यहां से लिखा हुआ है, 3 हमने यहां से लिखा हुआ है, 2 और 2 इसके नाम का वो बाहर आ गया था
और इसके नाम का ये 4 बाहर आ गया था। कहीं तो गड़बड़ हुई है हमसे यहाँ पे ना, देखो ना 4 तो 16 का अंडर रूट ही बाहर आ गया। अब 42 का 2 और एक 4 का 2, एक 2 यहां से बाहर आ गया, एक 2 यहां से बाहर आ गया, यहाँ 21 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 3 बचेगा। करेक्ट है एकदम ये तो। 14h 21 का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल, 7 2 जा 7 3 जा 2, ये जाएगा 8 पे। अच्छा 8 3 जा 24, ये भी बात ठीक है। 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, ये भी बात ठीक है। वैसे तो 24 आंसर नहीं आया हुआ। अब हमने बेस की वैल्यू हमने 28 ही कंसीडर की हुई है। 26 28 30 किया हुआ है, 26 28 30 का सेमी पैरामीटर लिया हुआ है। ये क्रॉस चेक कर लो, ये बनेगा 4, ये बनेगा 4 6 8, डिवाइड करना है 2 से, ये बनता 42। अब 42 में से ना 26 30 और 28 से सब्ट्रैक्ट करना है। भाई देखो ये आपको ना क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये वाला एक बार, है ना। मेरा तो पेशेंस ब्रेक हो गया इस क्वेश्चन में जब आप 36 होते तो तब यहाँ पे ना 6 बच जाता, लेकिन 10 ज्यादा है, यहाँ पे ना 14 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल 12 हो जाएगा। आपने क्रॉस चेक करना, बस आपकी ड्यूटी बनती है ये, ठीक है ना। आप इसको क्या करना, क्रॉस चेक कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। शायद ये है रोटेशनल का क्वेश्चन। सरकम सेंटर ये है इन सेंटर का, ये ऑर्थो सेंटर का। एक रेक्टेंगल को ना उसके डायमेंशन दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर। उसको लेंथ के अबाउट क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है एक रेक्टेंगल को। देखना जरा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड आपको दे रखी है लेंथ 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। उसको ना लेंथ के अबाउट ना रोटेट किया जा रहा है। अब इस रेक्टेंगल को लेंथ के अबाउट क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फिगर 10 फॉर्म। इसके बाद जो फिगर बनेगी उसका आपको ना वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 3 डायमेंशनल बन जाएगी ना। बताना शाबाश क्या चीज बनती है। फॉर्मेशन ऑफ कोन विल टेक्स प्लेस। in 3D in 3D formation of cylinder will takes place। अब देखना जरा, अगर आप बात करते हो उस सिलेंडर की ना रेडियस कितनी होएगी, अगर आप ना सिलेंडर की ना रेडियस कंसीडर करते हो, सिलेंडर की रेडियस किसके इक्वल होएगी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ना ब्रेड्थ के इक्वल। सिलेंडर की रेडियस को अपना आर से रिप्रेजेंट करो और यहां से ना ब्रेड्थ के बाद देखो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा सिलेंडर के एरिया के लिए क्या आप उसकी ना लेंथ की रिक्वायरमेंट है, सिंपल। अगर आप यहां पे लिखो एंड या फिर हाइट ऑफ सिलेंडर लिखते हो, हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। आप इमेजिन करके देखो ना इसको 3 डायमेंशन में, जब आप इसको ना रोटेट करोगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये क्या बनेगी उसकी, वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर, वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का जब आप ना वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच।
इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस का कर दोगे स्क्वायर तो ये बनेगा 16, और हाइट कितनी है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, 7 से 7 कैंसल, तो ये बनेगा 22 को मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से, सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनली जो आपके पास है ना वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, बताना शाबाश, ये 32 पे 32 और 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, 352 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक ट्राइंगल है जो सर्कम सर्कल की रेडियस है वो किसके इक्वल है, इन सर्कल की रेडियस के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यह बात हमेशा ध्यान रखना, ये होल्ड करता है इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए, ये किसके लिए होल्ड करता है, इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए। दिस रिजल्ट होल्ड गुड फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट वन इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, वर्टिसेस मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ये दे रखा है 5,-1, ये पॉइंट दे रखा है -2,3 एंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर बताओ क्या होता है, बताओ शाबाश, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, मीट करते हैं, जहां पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, उसको अपना एच से डिनोट करते हो ऑर्थो सेंटर को। जो ऑर्थो सेंटर का पॉइंट एच है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन वाले 0,0। थर्ड वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सी है मान लीजिए, इसकी वैल्यू है x,y, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। ध्यान देना ये सब ना परपेंडिकुलर होते हैं इसके। अब देखो जरा ध्यान से, ए डी बी ई और ये बनेगा सी एफ, और तो सेंटर के वर्टेक्स से इक्वेशन बना लो। देखना जरा, अगर अपना सी एच का स्लोप फाइंड आउट करते हो या फिर अपना सी एफ के स्लोप की बात करते हो, वो ए बी के स्लोप का क्या रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। तो सबसे पहले ना ए बी का स्लोप आप फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ए बी का स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप किसका है, ए बी का, बताना शाबाश। y2 माइनस y1, 3 में से -1 4, -2 में से 5। तो ये बनेगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 7 विद नेगेटिव। तो ये बनेगा ए बी का स्लोप आपके पास। अब जो ए बी का स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बनेगा सी एफ का स्लोप। नाउ जो स्लोप है ना सी एफ का, क्यों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो इसका ना नेगेटिव रेसिप्रोकल बन जाएगा ए बी के स्लोप का। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/4। अब सी एफ का जो स्लोप है ना, सी एफ का स्लोप जब आप फाइंड आउट करोगे, y2 माइनस में y1, उसके ऊपर ना पासिंग पॉइंट कौन सा दे रखा है, h दे रखा है। तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 7/4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर जब आप इसको सोल्व कर देते हो, 4y इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आती है 7x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। एक्स वाई की एक इक्वेशन हमने बना दी, दूसरी कैसे बनाओगे, बताना शाबाश, बताओ शाबाश। हम ना एडी का भी तो स्लोप निकाल सकते हैं, एडी का स्लोप निकाल लो।
स्लोप ऑफ एडी एज, उस पे ना 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको। एडी के स्लोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि तो ए का कोऑर्डिनेट आप यूज करोगे। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5,-1 और दूसरा एच का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0। तो जो स्लोप है ना एडी का वो क्या बन जाएगा y2 माइनस y1, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आती है माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 5। अगेन स्लोप, अब देखना जरा बीसी का स्लोप बताओ कितना होएगा। स्लोप ऑफ बीसी वो क्या रहेगा एडी के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। एडी के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 5 आ जाएगा। अब बीसी का स्लोप निकालने के लिए आपके पास क्या ट्रिक है y2 माइनस y1, y माइनस 3 x प्लस 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 5 आ रही है, y माइनस 3 x प्लस 2। तो यहां से देखना जरा, यहां से जब आप फर्दर सोल्व कर देते हो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ y माइनस 3 की वैल्यू कितनी है 5x प्लस 10 आ जाएगी। इसका मतलब है 5x माइनस y की वैल्यू, ये इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में 13। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। आपको x y तो चाहिए। एक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी 4y इज इक्वल टू 7x, 4y इज इक्वल टू 7x एज 4y इज इक्वल टू 7x कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से आया हमारे पास ये। अब ये वैल्यू अपना यहां पे यूज कर लो। इसका मतलब क्या हुआ 5 टाइम्स x माइनस में y की जगह पुट कर दोगे 7/4x इज इक्वल टू माइनस में 13। फर्दर इसको सोल्व करते हो तो ये बनेगा 20x माइनस में 7x इज इक्वल टू 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा आपके पास 52। इसका मतलब क्या हुआ 13x की वैल्यू है माइनस में 52, इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास बनेगी माइनस में 4। यूजिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, अब x का यूज यहां पे कर लो तो ये बनेगा 5 टाइम्स x यानी कि -4 माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 13। इसका मतलब क्या हुआ y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस में 20 प्लस में 13 इज इक्वल टू -7। तो इसका मतलब फाइनली जो आपके पास है ना c के कोऑर्डिनेट आएंगे x कोमा y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको -4, y की वैल्यू आ जाएगी -7, -4 -7 यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप ना फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। सो फाइनली लास्ट बट नोट द लिस्ट, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन पॉलीगन विद n साइड्स। तो क्या फॉर्मूला है इसका बताना शाबाश, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो फाइनली आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है वो भी आपने मेंशन कर देना है, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ना सर्कल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।